यानी एक जहनी बीमारी है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक हर 8 में से जो एक बंदा होता है वो किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार है। तो आज हम उन्हीं में से एक किसी जहनी बीमारी पर बात कर रहे हैं जिसका नाम बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक्स पर बात करते हैं कि इसका प्रीवेलेंस रेशियो क्या है, ये कितना पाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बताती है, ये रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि जो 40 मिलियन पीपल हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करते हैं और इनमें से मेल्स और जो फीमेल्स का रेशियो है वो तकरीबन इक्वल है। और बाइपोलर डिसऑर्डर के अभी हम एपिसोड्स पर भी जब बात करेंगे तो उसमें से जो डिप्रेसिव एपिसोड्स होता है तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्रेसिव एपिसोड को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं बनिस्बत मैनिक एपिसोड के। अच्छा, अगर हम एज की बात करें या इस डिसऑर्डर के ऑनसेट की बात करें तो जो 90% पेशेंट्स होते हैं उनका जो इस बीमारी का ऑनसेट होता है वो 50 की एज से पहले होता है, या एवरेज एज जो है वो 18 to 34 ईयर्स के करीब है। 5 to 10% ऐसे केसेस होते हैं जिनका 50 एज के बाद ऑनसेट होता है इस बीमारी का। अब ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर की वजह से या ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये नशों की वजह भी बनता है या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की वजह भी बनता है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि उनमें 30 से 50% या इससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को डेवलप कर लेंगे, या वो जो बाइपोलर वाले लोग हैं वो नशों की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह से रिसर्चेस ये भी इंडिकेट करती हैं कि जो बाइपोलर वाले लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी डबल होती है कि वो आम पॉपुलेशन से ज़्यादा उनमें टेंडेंसी होती है कि वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ आएंगे। इसी तरह से जो अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं उनमें ये देखा गया है कि 42% एडिक्ट जो होते हैं वो पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, या जो कैनबिस यूजर्स हैं उनमें से भी जो 20% यूजर्स होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये वजह बनता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की। आज हम इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम यूजुअली स्टैटिस्टिक्स की कुछ बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में ये भी है कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये ज़्यादातर बल्कि हमेशा ही ये ज़हीन लोगों को होता है। इस बीमारी को ज़हीन लोगों की बीमारी भी कहते हैं, यानी ये वाहिद बीमारी है जो आम बंदों को नहीं होती, जो मज़दूरों को नहीं होती, जो लेबर पेशा लोगों को नहीं होती। जितना कोई ज़हीन होगा ना उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे ये बीमारी भी होगी। जैसे अगर हम कुछ स्पेसिफाई करें तो जो पोइट्स होते हैं, शायर हजरात जो होते हैं वो 60% बाइपोलर होते हैं, और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो 50% बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिशियंस के जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। अच्छा, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या जो भी शख्स जिसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है उनमें भी 30% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ये एक ज़हीन लोगों की बीमारी है, ज़हीन लोगों को ये बीमारी होती है, और जितना ज़्यादा कोई ज़हीन है उसको उतना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने जहन की, अपनी मेंटल हेल्थ की। और अगर वो ख्याल नहीं रखता तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम ड्रग्स के स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो 30 to 40% जो एडिक्शन के मरीज़ होते हैं वो पहले से बाइपोलर के मरीज़ होते हैं। और क्योंकि वो पहले से बाइपोलर के मरीज़ होते हैं तो ड्यू टू बाइपोलर डिसऑर्डर वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है बुनियादी तौर पर ये मूडो मिजाज की बीमारी है। यानी ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको मूडो मिजाज की बीमारी कहते हैं। और जो भी लोग बाइपोलर होते हैं उनके बारे में घरों में, सोसाइटी में
जो लफ्ज़ आम होता है वो होता है मूडी। उनको कहा जाता है कि ये मूडी हैं, इनका कोई पता नहीं, इनका मूड अच्छा हो तो इनसे अच्छा कोई नहीं, बुरा हो तो इनसे बुरा कोई नहीं, ये पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, कभी अच्छे की तरफ कभी बुरे की तरफ। हर वो शख्स जिसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है अचीवमेंट का, उसके साथ बाइपोलर के चांसेस होते हैं कि उसके साथ बाइपोलर है। ऐसा हो सकता है कि उसके साथ बाइपोलर है मगर अभी वो ऑर्डर में है, उसका बाइपोलर डिसऑर्डर में नहीं गया है। वो डिसऑर्डर में चला जाता है तो फिर उसकी कुछ इलामतें हैं जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे कि क्या इलामतें हैं, और आज हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे कि जो ज़हीन लोग हैं, हमारे सारे ही मरीज़ ज़हीन होते हैं, यानी हमारे पास जो मरीज़ आते हैं 99% ज़हीन आला दर्जे के ज़हीन होते हैं, और हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हमें उनमें कोई 50-60% पेशेंट्स में ये हम डायग्नोसिस करते हैं कि उनके साथ पहले बाइपोलैरिटी आता है और फिर वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। वो ड्रग की तरफ जाते हैं अपनी बाइपोलैरिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनका मूड दो इंतहाओं को छूता है, दो एक्सट्रीम्स को छूता है, उनका मूड डिस्टर्ब रहता है, तो वो फिर अपने मूड को मैनेज करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। और जब वो अपने मूड को मैनेज करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली एक और डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं जिसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। तो ये है, ये कुछ ये यानी कुछ इलामतें हैं। मिस सनम इस बारे में बात करेंगी। तो जैसे कि बात हुई कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें जो एक शख्स है उसका जो मूड होता है वो दो इंतहाओं को छू रहा होता है। उसके जो मूड की स्टेट्स होती है वो दो होती है, एक है मेनिया और एक है डिप्रेशन। अब जिसको मैनिक एपिसोड हो रही है, जो मेनिया में है, तो क्या अलामात हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि वो शख्स जो है वो मेनिया में, वो मैनिक एपिसोड आई है उसको। तो कुछ अलामात हैं जिसमें सबसे पहली जो अलामत है वो है सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होगा। कि जो शख्स मैनिक एपिसोड में होगा, मेनिया का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होना, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी इसकी। तो हाई जो है वो मेनिया को इंडिकेट करता है, और जो लो है वो डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। अच्छा, जो इसमें पहली सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होगी, उसमें उस बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेगा। कुछ इस तरह के काम होंगे उसके पास महारतें नहीं होंगी, जिसकी स्किल उसमें नहीं होंगी, लेकिन वो फिर भी वो काम करेगा, वो फिर भी उन काम में, उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा। इसमें वो फार्मासिस्ट है, पर उसने उसको लाखों रुपया मिला फीस का, पे का, उसने वो पे पूरा अपने रैप पे लगा दिया, मतलब इस पे लगा दिया रैप करने पे। वो अपने आप को रैप समझता था, रैपिंग करना। ग्रैंडियोस हद तक का सेल्फ स्टीम होती है उसकी, यानी वो इस हद तक उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है कि वो ग्रैंडियोस होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर या बहुत बड़ी चीज़ या बहुत स्किल्ड, बहुत इल्म वाला समझ रहा होता है, और उसमें फिर वो क्योंकि गलत मिसजज करता है, उसकी जजमेंट ख़राब होती है, तो फिर नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जो दूसरी अलामत है वो है स्लीप। अब जो मैंने एपिसोड में बंदा होगा उसकी स्लीप पैटर्न क्या होगा, वो ये होगा कि वो 3 दिन तक भी वो बगैर सोए वो जो है आराम से अपनी एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म कर सकता है, वो अलर्ट रहेगा। 3 दिन अगर ना भी सोए, उसको जो नींद की जरूरत होती है वो नहीं होती उसको जरूरत। अगर वो 3 घंटे भी सो जाएगा तो वो उसके बाद फ्रेश महसूस करेगा, वो बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं करेगा, बिल्कुल भी एग्जॉस्शन फील नहीं करेगा। तो उसको नींद की जो जरूरत होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरह से उसके स्लीपिंग पैटर्न्स जो होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा ड्यूरेशन तक जाग सकता है बगैर थके और बगैर नींद लिए। जो इसमें तीसरी अलामत है वो है टॉक। अब जो मैनिक एपिसोड, जो मेनिया वाला बंदा है, जो एक मैनिक बंदा है, वो उसकी टॉक कैसी होगी, एक्सेसिव टॉकिंग होगी, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा, और इतना ज़्यादा
साथ, इवन बाहर निकले का अगर मैनिक एपिसोड है तो अजनबियों के साथ भी जो है वो लंबी लंबी बातें करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की उनकी जो है वो नॉक होती है। ये मेरा वाला तो नहीं हो रहा है जी, मैं तो इस तरह नहीं कह रहा था। अच्छा, सिम्टम्स अगर इसमें भी हम बात करेंगे कि कितने सिम्टम्स होने चाहिए तब हम बाइपोलर डायग्नोस करेंगे। अभी सिर्फ हम सिम्टम्स पे बात करें कि मेनिया समझ आ जाए। जो इसमें चौथी अलामत है वो है फाइटोफाइटियाज, कि ख्यालात बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे उसके जहन में, बहुत ज़्यादा सोचें आ रही होंगी और वो उसकी बातों में भी नजर आ रहा होगा। कैसे कि एक बात करेगा फौरन से दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाएगा, कोई लिंक नहीं बन रहा, कोई बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा, तो ये इंडिकेट कर रही होगी कि उसके जहन में कितनी ज़्यादा सोचें चल रही हैं। तो ये होता है फाइटोफाइटियाज। इसके बाद जो है अटेंशन है कि उनकी अटेंशन भी बहुत ज़्यादा कम होगी, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक काम से दूसरे काम पर चले जाएंगे, उसको बगैर कंप्लीट किए वो दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे, तो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अटेंशन उनका बहुत ज़्यादा जो है वो लो होती है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, कि उनमें रेस्टलेसनेस होगी। अब कोई बंदा इतने टाइम का जागा हुआ है और कंटिन्यूसली काम भी किए जा रहा है, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, कभी इस एक्टिविटी में कभी उस एक्टिविटी में, लेकिन इनमें रेस्टलेसनेस भी आ जाएगी, तो ये चीज़ भी इनमें आएगी। इसके अलावा जो लास्ट अलामत है हाई रिस्क एक्टिविटीज़, ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना होना शुरू हो जाता है जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, जैसे रैश ड्राइविंग, जैसे ये ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना फैसले करेगा ये। और इसके अलावा जो है ड्राइविंग इसकी जो है बहुत ज़्यादा रैश होगी। उसके अलावा इसकी जो गैदरिंग है वो भी ऐसे लोगों में हो सकती है जो ठीक नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रिस्की एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वन व्हीलिंग करना, ड्रग्स लेना, घर छोड़ के चले जाना, ये सारी हाई यानी रिस्की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होता है। इसमें ओवर स्पेंडिंग भी आती है कि इतना ज़्यादा खर्च करेगा, इतना ज़्यादा खर्च करेगा कि पैसे खत्म हो जाएंगे उसके पास से, बिला ज़रूरत जो चीज़ें उसको ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ें भी खरीदेगा, तो ये भी उसके फाइनेंशियल क्राइसिस का बाइस बन सकता है जो उसके लिए रिस्की हो सकता है। तो ये अलामत थी मेनिया की। तो अब लोगों को क्लियर हुआ कि मेनिया क्या होता है और उसमें क्या क्या अलामत होती हैं। आपने कभी ऐसा फील किया कि आप मेनिया में हैं? मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, यानी मेनिया को अगर हम आसान से लफ्ज़ों में एलेबोरेट करें तो बंदा चार्ज हुआ होता है, बहुत ज़्यादा, यानी बंदा चार्ज हुआ जैसे किसी ने उसकी बैटरी फुल की हुई है, वो टिक के नहीं कहीं बैठ रहा, वो चुप नहीं कर रहा, बोले जा रहा है और फजूल में बोले जा रहा है, जो बातें नहीं भी करनी वो किए जा रहा है, फजूल में शॉपिंग्स किए जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। मैंने देखा है कि इस एपिसोड में पेशेंट्स अमूमन अगर सुबह लाहौर हैं तो शाम कराची हैं और अगली सुबह दुबई हैं और उससे अगली सुबह किसी और कंट्री में हैं और बग़ैर किसी प्लान के, बग़ैर किसी स्केड्यूल पे वो मूव करी जा रहे हैं। यानी अगर उसकी हैसियत इतनी है कि वो हर दूसरे दिन दुबई जा सकता है तो वो दुबई पहुंचा होगा, और अगर उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो हर दूसरे दिन दुबई जा सकता है तो विद इन कंट्री मूव कर रहा होगा, और अगर उसकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो विद इन कंट्री मूव करे तो वो विद इन सिटी मूव कर रहा होगा, कहीं भी टिक के नहीं बैठ रहा होगा और बिला वजह की चीज़ें खरीद रहा होगा। यहाँ तक कि इस एपिसोड में वो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और कारोबार शुरू कर देता है जिनको बाद में उसे बंद करना पड़ता है और उन्हें बंद कर देता है फिर के क्योंकि इस एपिसोड में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, मगर जैसे ही ये एपिसोड उसकी शिफ्ट होती है दूसरी एपिसोड पे जो कि डिप्रेशन है जिसकी इलामतों पे अभी हम बात करेंगे, तो फिर वो प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप कर रहा होता है विद लॉस में जाकर। सो आप में से कोई बताएंगे कि आप में से किसी ने कभी ज़िंदगी में ये एपिसोड फेस किया हो कि वो बहुत मैनिया में गया हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हो, बहुत टॉकेटिव हो गया हो? जी सर, मैं अपनी तशरीह लिख रहा था कुरान पाक पर। अच्छा, आप अपनी तशरीह लिख रहे थे कुरान पाक पर? अपनी अहकामात, मैं रोज़मर्रा की एक तहरीर लिखना चाहता था कि मेरे दिल में अल्लाह के कितने अहकामात जो मैं फ़ॉलो करता हूँ और क्या हिकमतें जो मुझे बचाती हैं। मैं वो लिखते लिखते तशरीह की तरफ निकल गया।
और फिर मैंने वो आधे में ड्रॉप कर दी। मैंने आज मंगवाए, फैमिली अगर आ गई तो मैंने इतना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन से लिखकर फिर बीच में छोड़ दिया। फिर इब्राहिम से लिखना शुरू किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो फिर मैंने बीच में लिखना शुरू किया। फिर मैंने क्रिप्टो में हिस्सा डाल लिया। क्रिप्टो में मैंने 7 लाख रुपये लॉस किए, जिसमें मेरे 2.5 लाख तक मैं कर्जा ही हो गया दोस्तों का। और क्रिप्टो में आप कैसे खरीद के कॉइन रख लेते हैं ना, मैंने कॉइन खरीद के रखे नहीं, मैंने ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में लगा दी, जिसको जुआ कहते हैं। मुझे इल्म नहीं था, फिर उसमें मैं आउट हुआ। इस तरह के मैंने बहुत से काम किए सर से। बिल्कुल जी। और कोई बताएंगे कि कभी उन्होंने मैनिक फेस किया हो? कि बचपन में फेस किया था कि बचपन में सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो गई थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को समझता था कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं कुछ चीज़ हूँ, और ये सारे लोग जो है मुझे नहीं समझते, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ। और टॉक बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा बोलता था, फजूल का बोलता था, एक आइडिया पे रहता नहीं था। अभी अगर सोच रहा था कि ये काम करूँगा तो थोड़ी देर के बाद सोचता था नहीं ये काम करूँगा। और अटेंशन जो है, अटेंशन किसी चीज़ पे देनी पड़ता था, तो स्कूल में हमेशा शिकायत आती थी। और रेस्टलेसनेस का पता नहीं, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, बाइक रेसिंग वगैरह और दीगर एक्टिविटीज़, गाड़ी तेज़ चलाना और इस तरीके की एक्टिविटीज़। सर आज जैसे नशे में रिस्क लेते थे और उसमें चैलेंज लगाते थे, कौन ज़्यादा स्लिप करेगा, उसको क्रश भी नहीं करते थे और स्लिप करने की कोशिश करते थे जी। और कोई बताए कि उन्होंने कभी मैनिया फेस किया हो? जी सर ऐसे तो बहुत सारे फेजेस थे मेरी लाइफ के, अगर मैं बताऊँ तो, बट स्पेसिफिकली एक को मैं ज़रा वो हाईलाइट करूँगी। बेसिकली मैं जो है प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, सो आफ्टर माई इंटरमीडिएट आई हैव डिसाइड कि मुझे जो है मेडिकल के कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अपने मतलब उस पर लगा MBBS। तो यहाँ तक कि मैंने पूरा 1 साल ज़ाया किया उसमें अपने इंटरेस्ट और अटेंशन के उसमें, और बिल्कुल रेस्टलेसनेस पॉइंट उसमें आ गया और स्लीप का भी पॉइंट आ गया। देन मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की एंड मतलब एक दिन पहले मुझे लगा नहीं मुझे ये नहीं करना। देन आई वेंट टू LLB। देन मैंने कहा LLB करना है। अब मैं थी प्री मेडिकल की, तो मुझे LLB भी थोड़ा सा टफ लगा, इनके सब्जेक्ट वगैरह मैंने देखे, तो मैंने कहा नहीं LLB को भी छोड़ते हैं, कुछ और ढूंढते हैं अच्छा सा। तो मैंने फिर BBA की तरफ रुझान किया। फिर मैंने BBA करना जब शुरू किया, बीच में मुझे लगा दैट ये मेरी फील्ड का है ही नहीं, मतलब ये मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब 3 दफ़ा मैं इस तरह से डाइवर्ट हुई हूँ। सो BBA में सबसे बेसिक आपका मैथ होता है, क्योंकि मैं प्री मेडिकल की थी तो मुझे मैथ्स में और स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में मैंने सोचा मैंने ये अपनी इंटरेस्ट की वजह से चूज़ किया, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ अपने साथ। तो बंदा खुद भी परेशान हो जाता है बैठ के, दैट आप बार बार डिसीजन आपका एक नहीं होता, आप डिसीजन मेकर तो बन जाते हो, बट आपका डिसीजन ड्यू टू प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सिचुएशन, ड्यू टू मूड। जी ड्यू टू मूड। और मुझे मूड स्विंग्स इतने हो अभी भी मतलब अगर इसको मैं हाईलाइट करते हुए देखूँ तो कभी मैं यहाँ हूँ तो कभी यहाँ हूँ, मतलब पता ही नहीं चलता कभी कुछ। सर तो ये बीमारी ये का जी क्या आपने कहा? तो ये चीज़ मुझ में है, आई एग्री। सर सेम बहन जो मेरी बहन कह रही है सर, सेम इस तरह मेरे साथ भी हुआ था। मैं कर बनना कंप्यूटर पसंद, मुझे कंप्यूटर साइंस थी, करी मैंने प्री मेडिकल और एडमिशन लिया मैंने फार्मेसी में और बन गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गया। ये बाइपोलर्स के साथ ऐसा होता है कि वो जी सर मेरे साथ भी इसमें से काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी इस साल नहीं होते हैं, लेकिन इसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा ही होते थे। मैं काफ़ी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले हर वक्त कंट्रोलिंग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कंट्रोलिंग नहीं होते तो शायद मैं भी कुछ हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में होती। और मुझे भी ऐसा ही होता है, एकदम से सेल्फ स्टीम इतना हाई कि आई कैन डू एनीथिंग, और फिर एकदम से वो इतना लो होता है। और मुझे ऐसा महसूस होता था कि अक्टूबर की 21 तारीख के बाद मुझे ये सब मेरा डिप्रेशन फेज आता है, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर मुझे ऐसा ख्याल आता था कि जनवरी के बाद तो मेरे दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो मैं इन चीज़ों में स्विच करती रहती थी। तो इसके पहले जो है ना, मतलब अभी इस साल
मैंने काफ़ी कुछ मैनेज किया और एक साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैंने अपना इलाज नहीं लिया तो हो सकता है कि मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाऊँ, क्योंकि मेरा माइंड मुझे बार बार डाइवर्ट करता था कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुश हो जाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जाओ। तो फिर मैंने फैसला किया कि इन सारी चीज़ों को सफ़र करने से बेहतर है कि मैं किसी से काउंसलिंग ले लूँ। तो फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट से रब्ता किया, तो उन्होंने फिर मुझे ये चीज़ें मैनेज करना सिखाई कि जब तुम्हें ये फील हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो बहुत बेहतर हुई उसके बाद में, मेरी मेडिसिन भी चली थी, तो फिर मैं अभी काफ़ी बेहतर हूँ और मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना आ गया है। वो जो आप बात कर रही हैं कि एक स्पेसिफिक मंथ में ऐसा होता है, और स्पेशली अक्टूबर से ऑनवर्ड, तो वो एक और डिसऑर्डर है जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, कि एक स्पेसिफिक सीज़न में उनका मूड लो हो जाता है और जैसे ही वो उस सीज़न से बाहर निकलते हैं तो उनका मूड अप हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ये ज़्यादातर सर्दियों में ही होता है, यानी विंटर्स में ज़्यादातर होता है कि आपका विंटर्स में मूड लो हो जाता है और जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो आपका मूड अप होना शुरू हो जाता तो है। ऐसा फील होता था कि ये जो फेज है ये बुरा फेज है, खुद ब खुद बुरी चीज़ें आती हैं, फिर एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन इनमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे उसमें, अब वो इलामतें उनकी मिलती जुलती ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वो किसी सीज़न से कनेक्टेड है कि एक स्पेसिफिक सीज़न, मगर क्योंकि बाइपोलर सीज़न से कनेक्टेड नहीं है, कभी भी आपका मूड मैनिया में जा सकता है और कभी भी डिप्रेशन में भी जा सकता है। और इसकी भी कुछ टाइप्स हैं जिन पे हम अभी आगे बात करेंगे। मैनिया आप सबको समझ आ गया कि जब कोई मैनिक होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत एनर्जेटिक, वो चार्ज हुआ होता है, वो कुछ भी करने से नहीं घबराता, इसकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा होता है, स्टार्टअप्स कर रहा होता है, नए नए बिजनेस, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा होता है, और जैसे ही उस मूड से बाहर निकलता है तो सबको वाइंड अप कर रहा होता है। सर कराची यूनिवर्सिटी आपने देखी है ना सर? कौन सी? कराची यूनिवर्सिटी जी। सर मेन गेट है सिल्वर जुबली इसका। सर मैंने इधर खड़े होकर लड़की को प्रपोज कर दिया। अच्छा। उसने हाँ कर दी थी, बच गई थी इज्जत, भरकर प्रपोज कर दिया था। तो इस तरह, और सर ये चीज़ें मुझे भी बहुत होती हैं, बट मेरा अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ कि मैं बाइपोलर हूँ या नहीं। प्लान के साथ कर दिया तो एक अलग नहीं सर, बस गुस्सा आया। ऐसे ही अच्छा, गुस्से में प्रपोज होता है? गुस्से में। अच्छा, मैंने तो सुना था मोहब्बत में प्रपोज होता है, आपने गुस्से में प्रपोज किया? गुस्से में तो तलाक होती है। अच्छा चले, ये बाइपोलर्स के साथ ऐसा हो सकता है। सही बात है सर। बाइपोलर कुछ भी कर सकते हैं। वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका 5 सेकंड भी नहीं लगते आपका मूड चेंज होने। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बाइपोलर्स की। एक अलामत ये भी है कि वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नॉर्मल में नहीं रहते, एवरेज में नहीं रहते, या तो बहुत अच्छे होंगे या फिर उसके अपोजिट या होंगे। तो बहुत ही काम होंगे और कोई फैसला लेंगे और उस पर टिक जाएंगे, लेकिन टिकेंगे बिल्कुल नहीं, बाद में चेंज जरूर टिक तो हो करेंगे। सकते ही नहीं है ना, क्योंकि उनका मूड उन्हें टिकने नहीं देता। अंदर से उनका मूड उन्हें ड्राइव कर रहा होता है, उनका मूड उन्हें टिकने देता ही नहीं है, तो ऐसा होता क्यों है? बीमारी की वजह से, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से। एक दिन मैं लिखना चाहता था, सब बता दूं इन्होंने क्यों मैं क्यों इस सिचुएशन तक पहुंचा। अगले दिन फिर बोलता था इनको लिख के क्या समझाना जिनको समझ नहीं आया मेरा बोल रहा। मैंने आपने लीगल पेजेस देखे सर, लीगल पेजेस का पूरा बंडल, मैंने उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हो, पर पूरा कुछ नहीं किया, सब बुरा है, सब अधूरा है। अच्छा, तो बाइपोलर का जो दूसरा एंड है, जो इसकी दूसरी मूड की स्टेट है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की भी काफ़ी अलामत है, यहाँ कोई 9 सिम्टम्स लिखे हैं, 9 अलामत लिखी हैं। तो उसमें जो सबसे पहली अलामत है वो है लो मूड। ये बहुत ज़्यादा डाउन फील करेगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी। जैसे मेनिया में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है बंदा, बहुत ज़्यादा चार्ज फील करता है, हाई फील करता है। इसी तरह डिप्रेशन में जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, कि उसमें बहुत लो फील करेगा, कोई उसका दिलचस्पी नहीं होगी किसी भी चीज़ में। इसी तरह से दूसरी अलामत है वही इंटरेस्ट, कि कोई भी काम करने में उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होगा। एक टाइम पे जो एक्टिविटी उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, वो बहुत दिलचस्पी से वो काम करता था, बट जैसे ही डिप्रेसिव एपिसोड उसकी स्टार्ट होगी तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसमें नहीं बन रहा होगा, उसको उस एक्टिविटी से इवन प्लेजर ही नहीं मिल रहा होगा, उसको मजा ही नहीं आ रहा होगा उस एक्टिविटी से, एकदम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें फिर तीसरी जो अलामत है वो है वेट गेन या लॉस।
कि मतलब सडन जो है 1 महीने के अंदर अंदर उसका वजन या तो बढ़ेगा या कम होगा, और उसके वजन का जो 5% है, जो 5% है, उतना वो बढ़ेगा या उतना कम होगा। तो ये वेट गेन और वेट लॉस भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। जो चौथी अलामत है वो है स्लीप। या तो ये इंसोम्निया में होगा या फिर ये हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया मतलब बिल्कुल नींद नहीं आती, हाइपरसोम्निया मतलब नींद पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, रातों में भी सो रहे हैं, लेकिन उनकी वो एक नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो हाइपरसोम्निया में भी आ सकता है। इसके बाद स्लीपिंग पैटर्न पड़ा रहेगा वो, एक जगह पड़ा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, ये चीज होती है। देन साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी मरीज की, कि अगर वो बोल भी रहा है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलेगा, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो बहुत स्लोली वो काम करेगा, वो इवन चल भी रहा है तो बहुत स्लोली चलेगा। तो ये उसकी मूवमेंट जो होती है वो भी काफी हद तक इफेक्ट हो जाती है साइकोसोम्स से। देन है फटीग, कि उसको बगैर किसी वजह के, बगैर कोई काम किए उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होगी, वो बहुत ज़्यादा थकेगा। देन सेल्फ वर्थ जो है उसकी बहुत ज़्यादा लो होगी, अपने आप को बिल्कुल भी वर्दी नहीं समझेगा वो, उसको अपना आप बहुत बुरा फील होगा, अपनी कदरों कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा उसको कम महसूस होगी, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा उसको अजीब अजीब से बुरे ख्यालात आ रहे होंगे। देन कंसंट्रेशन है कि किसी भी काम में ये ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। और जो लास्ट उसका सिम्टम है वो है सुसाइडल आइडिएशन। हाँ, सुसाइडल आइडिएशन में ये होता है कि इनको खुदकुशी की जो है वो ख्यालात आ रहे होंगे और अक्सर तो अटेम्प्ट भी करते हैं। देन जो दूसरा स्लैश करके जो है थॉट ऑफ डेथ, कि इनको मौत के बारे में भी बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे होंगे कि मैं शायद मर जाऊँगा, मैं कल मर जाऊँगा, और उसका काफ़ी खौफ होगा इनके अंदर। तो ये तमाम अलामात जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड में आती हैं। अगर हम इसके क्राइटेरिया पर बात करें कि कब डायग्नोज होता है, इनमें से कितनी अलामात आएंगी पेशेंट में, कितने अरसे के लिए, तो उसमें डायग्नोज को हम बाइपोलर डायग्नोज कर सकते हैं, इस पर बात होती है। तो मेनिया में टोटल जो है वो 7 सिम्टम हैं, उनमें से एटलीस्ट 3 सिम्टम आने चाहिए, एटलीस्ट 3 सिम्टम्स, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 से कम ना, एटलीस्ट 3 सिम्टम्स आने चाहिए, तब उसकी वो जो मैनिक एपिसोड है वो ट्रिगर होती है। इसके अलावा जो अब डिप्रेशन में आ जाए तो डिप्रेशन के टोटल 9 अलामात हैं, इनमें से एटलीस्ट जो है 5 सिम्टम्स जो हैं वो आनी चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट 5 से कम नहीं। तो मैनिक एपिसोड अगर उसको हो रही है तो उसके टोटल एटलीस्ट 3 सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर डिप्रेसिव एपिसोड हो रही है तो एटलीस्ट उसको 5 सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसको बाइपोलर डायग्नोज होगा। ये एक क्राइटेरिया है। जो दूसरा क्राइटेरिया है बाइपोलर का वो है ड्यूरेशन। अब इसमें ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस रखता है कि कितने अरसे तक ये एपिसोड आएगी तो उसको बाइपोलर डायग्नोज होगा। उसमें ये होता है कि अगर उसके अंदर मैनिक एपिसोड जो है वो 1 वीक तक है, वो 1 हफ्ते तक रोजाना बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उनमें से ये अलामात जो हैं वो उसके अंदर आ रही हैं 1 हफ्ते तक, एटलीस्ट 1 वीक से एक्सटेंड होते भी देखा है, महीनों में देखा है, लेकिन वीक से कम ना हो, तो एटलीस्ट 1 वीक अगर मैनिक एपिसोड आ रही है तो उसको बाइपोलर डायग्नोज किया जा सकता है। डिप्रेसिव एपिसोड की अगर बात की जाए तो डिप्रेसिव एपिसोड में एटलीस्ट 2 वीक्स होने हैं, 2 वीक से कम ना हो, कि 2 वीक उसको जो है उसके अंदर ये इसमें से 5 या 5 से ज़्यादा अलामात आ रही हो रोजाना की बेसिस पे, पूरे दिन उसमें ये अलामात आ रही है, तब उसको बाइपोलर डायग्नोज होगा। मैम मुझे ज़्यादा होता था, मुझे 2 महीने से ज़्यादा होता था। मेरे दोस्त की शादी थी, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया, मैंने उनका इन्विटेशन लिया, पर मैंने देखा उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ज़रूर आना, जैसे कि पटकर बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मैं उनकी शादी पे नहीं गया सिर्फ ये सोच के कि मैं मनूस हूँ, वो सेल्फ वर्थ बहुत लो हो गया, और मैं दुनिया से करता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं सिर्फ रोता रहता था, क्योंकि उन दिनों आप डिप्रेशन में होंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि इन फेजेस का होना
बगैर किसी वजह के ज़रूरी है। यानी अगर किसी शख्स के साथ कोई वजह है, मिसाल के तौर पर वो मैनिक है और वाकई उसे कोई उसका कोई यानी बॉन्ड निकल आया है, उसका कोई नाम निकल आया और वो उसकी खुशी में है, तो फिर तो वजह है ना कि उसका मूड अच्छा है और उसके पीछे एक वजह है कि उसका कोई नाम निकल आया है या उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ऐसे ही कोई डिप्रेशन में है और उसकी कोई वजह है कि कोई प्यारा छोड़ के चला गया है, कोई ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, फेल हो गया है, या कोई इस दुनिया से चला गया है और वो फिर पिछले 1 महीने से उसकी वजह से सैडनेस में है, उदासी में है और उसकी कुछ इलामतें हैं, तो वो एक वजह रखता है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में उसका मूड बग़ैर किसी वजह के मैनिक में जाएगा या डिप्रेशन में जाएगा। यहाँ ये बात भी क्लियर करना ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्सट्रीम्स आएँ। यानी बाइपोलर डिसऑर्डर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्सट्रीम्स आएँ। वैसे ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं, मगर इसकी कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिसमें पेशेंट सिर्फ मैनिया में भी रहता है, यानी उनके अंदर सिर्फ मैनिक एपिसोड ही होती हैं और कोई डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होती है, और मैनिक ही एक्सट्रीम की हद की होती हैं, इतनी एक्सट्रीम की हद की होती हैं कि मरीज़ जाता है और फ्रूट्स की मंडी से इतने ज़्यादा फ्रूट ख़रीद लेता है मनों के हिसाब से, और ख़रीद के अपने ज़ाती स्विमिंग पूल में उनको धोता है और धो के बांट देता है। यानी इस एक्सट्रीम की हद तक उसको जाता है और अननेसेसरी बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए कपड़े खरीद कर ले आता है और फिर देखता है कि ऑलरेडी अलमारी में बहुत ज़्यादा हैं और फिर वो लोगों को गिफ्ट कर रहा होता है। सर 3 लाख का लैपटॉप ले लिया था मैंने, मुझे सिर्फ टाइपिंग करनी थी, वो भी उर्दू टाइपिंग, और 50,000 में बेच दिया और 50,000 में बेच दिया। तो इस तरह के यानी गलत फैसले करता है। सो बगैर किसी वजह के मैनिक में ये है, और ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन में हो और सिर्फ डिप्रेशन में ही हो। और बाइपोलर की एक टाइप है जो कि ज़्यादातर लोगों को ये वाली टाइप होती है, जिसको बाइपोलर 2 डिसऑर्डर कहते हैं। तो बाइपोलर 2 में मरीज़ मैनिक और डिप्रेशन दोनों को छूता है, मगर एक्सट्रीम पर ज़्यादा नहीं जाता। यानी मैनिक की कुछ इलामतें आती हैं मगर उतनी सिवियरिटी पर नहीं जाती कि वो बहुत क्लियर लोगों के सामने आए, और डिप्रेशन में भी जाता है तो वो इतनी सिवियरिटी पर नहीं जाता कि बहुत क्लियर लोगों को सामने आए, जिसकी वजह से अमूमन ये जो बाइपोलर 2 के लोग होते हैं ये ज़्यादातर छुपे रहते हैं, मगर उनको बाइपोलर 2 होता है, उनके मूडो मिजाज बदल रहे होते हैं, उनमें शिफ्ट्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है। क्योंकि अगेन उन इलामतों की वजह से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिसफंक्शनैलिटीज़ का आना भी ज़रूरी है कि क्या उनकी इलामतों की वजह से कुछ डिसफंक्शनैलिटी आ रही है, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डायग्नोसिस की तरफ जाया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर डायग्नोसिस की तरफ, यानी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाया जाता, फिर ये कहा जाता है कि इसको बाइपोलर ऑर्डर है। एक चीज़ ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में तो नुकसान उठाते ही हैं, यानी वो बहुत जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं, कारोबार चेंज करते हैं, रिश्ते चेंज करते हैं। वो एक रिश्ता, एक कारोबार, एक जॉब में टिके नहीं रह सकते, उनके लिए मुश्किलात होती है। बहुत जल्दी उनके झगड़े जो होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो वो जल्दी शिफ्ट मार रहे होते हैं। सो ये तो होता ही होता है। अगर इसको मैनेज ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर आगे चलकर और बहुत ज़्यादा ज़हनी बीमारियों का बायस भी बनता है। कि जिन लोगों को बहुत लंबा अर्सा बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है, जो कि बजाते खुद एक ज़हनी बीमारी है, ये आगे चलकर उस शख्स को और ज़हनी बीमारियां भी कर सकता है। अच्छा, तो जैसे ये भी क्राइटेरिया में शामिल है जेनेटिक कॉज हो सकता है इसका, ये इसके रिस्क फैक्टर्स में होता है कि ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। वैसे तो साइंटिफिकली इसकी जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है वैसे साइंटिफिकली, बट जो सामने आ रही हैं, जो स्टडीज़ में आ रही हैं, वो ये है कि अगर आपकी फैमिली में
आपके पेरेंट्स में, आपके ननिहाल में किसी को बाइपोलर है, डायग्नोस्ड है, तो देयर आर 50% चांसेस कि आपको भी होगा। मुझे लगता है मेरी अम्मी को भी है। हो सकता है। सर फीचर्स तो एक वजह, दूसरी वजह एनवायरनमेंट है कि क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और बहुत लंबा अरसा आप स्ट्रेस में रहे हैं या रहते हैं, तो फिर भी बाइपोलैरिटी हो सकती है। बट अगेन कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं बताई गई है। ये इन दो रीज़न्स पर ज़्यादा बातचीत हुई है कि अगर जीन्स में है, पेरेंट्स में से किसी को डायग्नोस हुआ तो उसकी वजह से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स बने, कुछ ऐसे स्ट्रेसेस उसकी ज़िंदगी में आए तो भी बाइपोलर हो सकता है। सर ये इसकी क्या एक और भी अलामत है क्या? डिप्रेसिव जब वो उसका फेज होता है वो शायरियाँ करने लगता है, उसको खुद को पता नहीं लगता कि ये शायरी आ कहाँ से रही है, ये फीलिंग्स मेरी कहाँ से आ रही है, क्या ये भी इसकी अलामत है या नहीं? मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि शायर हज़रात 60% बाइपोलर होते हैं। सर ये सारी जो डिप्रेशन वाली अलामत हैं ये मेरे अंदर जो है होती थी, और जब मैं इस फेज में चली जाती थी तो मेरे अंदर एक शायरी वाला जो है ना अलामा इकबाल जाग जाता था, और मैं सिर्फ सैडनेस में बैठ के शायरियाँ ही करती थी, और इतनी शायरियाँ करती थी, और जब मैं इस पेज से क्लियर होती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये मैंने लिखा है, तो ऐसा होता था। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं एक अलामा इकबाल की शायरी को ट्रांसलेट कर रहा होता था जबकि समझ जब नहीं आती। ऐसा होता है। अच्छा, तो इन अलामात की वजह से, मूड डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो क्राइटेरिया की डिस्कस भी हुआ, तो ये क्राइटेरिया है डायग्नोस करने के लिए कि मूड डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जो लाइफ है उसमें डिसफंक्शनिंग जरूर आ रही है। मुझे सुसाइडल भी आते थे। मैंने शीशे, कांच के शीशे पे मुक्का मारा था, मेरे बर्थडे विश नहीं की थी किसी ने। और फिर और मैं इसे पिछले लास्ट टाइम जब मैं नहीं हुआ था ना सर, उससे पहले, लास्ट वाले से पहले मुझे बर्थडे विश नहीं की और मैंने कांच पे शीशे पे मुक्का मारा और शीशा तोड़ दिया। किसी खास बंदे ने नहीं की या किसी ने भी नहीं? किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, किसी खास ने। बंदा तो मैंने भी रखे ही नहीं। अच्छा, घर मैंने वालों कहा शायद ने कोई, किया। क्योंकि ये भी एक वजह होता है कि कोई खास बंदे ने नहीं की तो। और सर बेहतर समझने के लिए अगर आप सीधा सीधा कहें कि मौजूदा हुक्मरानों को हम देखें तो फर्स्ट क्लास समझ, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और और कर सकते हैं कि हम रिजर्व खत्म हो गए हैं, इकोनॉमी डूब रही है, सब कुछ, उसके बावजूद भी वो बहुत पिक कर रहे हैं ना, वो जो एक्सट्रीम पोजीशन में आप सब कुछ कंट्रोल करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यानी ऐसे वादे करना फिर उनको निभाना करना, आप अगर उस तरफ चले गए हैं, ऐसी ऐसी बातें करना, यानी मारने मरने की बातें करना, फिर जाके गले लग जाना, ये बाइपोलर कर सकते हैं। ऐसे स्टेटस पसंद लगते थे कि कोई गाड़ी जा रही है और पहाड़ से नीचे है, बड़ा ही खूबसूरत इससे ना फीलिंग आती थी, पहाड़ से वो नीचे गिर जाती है, ये स्टेटस लगाता था मैं। नॉर्मल बंदा तो कहता है कि यार इस बंदे के बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें की, अब मैं किस मुंह से जाके इसको मिलूं, मगर बाइपोलर कहता है नहीं इसी मुंह से मिलना है, मुंह ही है और किस मुंह से जाके मिलना है। सर उसका अपना मुंह नहीं होता। सर में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, हाँ। कॉन्फिडेंट तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट में मतलब बहुत रिश्ते बनाता है, बहुत रिश्ते तोड़ता भी स्पीड में है और बनाता भी स्पीड में है। वो रिश्तों को निभा नहीं पा रहा होता, क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए आपको स्टेबल होना ज़रूरी है कि आप स्टेबल हों। जब आप स्टेबल नहीं है तो फिर आपका मूड आपके रिश्ते चला रहा होता है, अच्छा होता है तो आप उनसे अच्छे अच्छे से मिलते हैं, जैसे ही ख़राब हुआ तो आप उनकी बुराइयां और तलाक दे देते हैं। मेरी और सरियासिर की लड़ाई। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है आप का फिर मूड अच्छा होता है तो फिर आप जाके जो है कोई फतवे ले रहे होते हैं। सर इन दोनों के लिए कोई खास रीज़न होना चाहिए, जैसे कोई वजह हो या कोई खास वजह हो जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाएं या मीनिया हो, या विदाउट एनी रीज़न, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग है और हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ये करें, तो उससे रिलेटेड अगर हमें डिप्रेशन हो के यार पता नहीं हम कर पाएंगे और ये चीज़ हमारे लिए सही होगी या नहीं। ये तो एक अलग सी चीज़ है कि आपको फ्यूचर के बारे में है। अच्छा, इन इलामतों के लिए कोई रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के सब अच्छा चल रहा है और आप मैनिया में चले गए और फिर आप बिला वजह शिफ्ट कर रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं है आपका, कोई प्लान नहीं है, बस आप घूमते फिर रहे हैं।
और ऐसे ही डिप्रेशन में है तो आप महीनों से कमरे में बंद है, कहीं नहीं जा रहे, काम पे भी नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और आप बस कमरे में बंद है, किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, बगैर किसी वजह के। वजह क्या है? केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन। सर इसकी कोई खास कोई इवेंट होता है डिसऑर्डर के लिए, या कोई जिस तरह हम लोग नशा करते हैं, तो मैंने नशा किया तो मैं क्रॉनिक डिजीज में आ गया, पर ये कोई खास वजह से होता है? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, अननोन वजह है, मगर दो बड़ी वजूहत, एनवायरमेंटल कॉज या फिर जेनेटिक्स के कोई फैमिली में है, तो वो दो बड़ी वजह है। एनवायरमेंटल कॉज से तो या तो एनवायरमेंट, अभी आप कह रहे थे अम्मा, देख रहे कितनी जल्दी अम्मा को तो मैंने बोला मेरी अम्मा प्यार बहुत करती है, कभी कभी नफरत करती है, मतलब वो तो मैंने कैसे बोला, पर सर एनवायरमेंटल इस तरह हुआ था कि मैं जिसको मैंने प्रपोज किया था ना, मेरा उधर माइंड वहाँ डाइवर्ट होना शुरू हुआ था, दो तरफा होना शुरू हुआ। तो मैंने 13 साल मेहनत की, 13 साल के अंदर जो मैंने खटा प्रपोज करने की मेहनत की 13 साल? नहीं सर, शादी कराने की, उसके अंदर मेरा ये बाइपोलर डिसऑर्डर आया। सर इसकी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते हैं आप। जी सर, अच्छा इसमें एक और क्राइटेरिया, जैसे उसी पॉइंट पर आते हैं कि डिस्फंक्शनिंग ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपके रिश्ते ताल्लुकात मुतासिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मूड डिस्टर्बेंस की वजह से, ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो लास्ट इसका क्राइटेरिया है कि ये जो मैनिक एपिसोड आ रही है या डिप्रेसिव एपिसोड आ रही है या राहत आ रही है, तो ये नशे के ज़ेरे असर ना आ रही हो, कोई नशा इस्तेमाल किया और उसके बाद मैनिक एपिसोड ट्रिगर हुई, तो ये उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिर मैं आइस में होता होगा मुझे। आइस और कोकेन ड्रग ऐसी है जो मूड को एलिवेट करती है, मैनिया में ले जाती है, और आप हाई फील करते हैं, आप आसमानों पे पहुंच जाते हैं। सो अगर ड्रग की वजह से है तो फिर हम नहीं कह सकते, क्योंकि ड्रग लिया है, अगर कोई ड्रग लिया और फिर वो मैनिया में जा रहा है तो वो तो ड्रग की कॉज है। अच्छा, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरह की मैनेजमेंट है। नंबर 1 के क्या आपको बाइपोलर ऑर्डर है? बाइपोलर ऑर्डर की जो मैनेजमेंट है वो अलग है, और अगर बाइपोलर ऑर्डर के बजाय डिसऑर्डर है तो फिर एक अलग मैनेजमेंट है। बाइपोलर ऑर्डर का मतलब कि आपके अंदर टेंडेंसीज हैं, आपका मूड शिफ्ट करता है, मगर आपकी ज़िंदगी में कोई तबाही नहीं आई। बाइपोलर ऑर्डर में कौन होता है? जो ज़हीन है, ज़िंदगी लेकर चल रहा है, रिश्तों को भी लेकर चल रहा है, कभी कभार छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं मगर ख़त्म नहीं हो रहा, बट और इसी तरह वो किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, वो जो बंदा भी कुछ लोगों को मैनेज करता है तो वो बाइपोलर होता है, उसके अंदर बाइपोलर होता है। या उसने कोई छोटी सी भी अचीवमेंट की है, या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो या उसने मास्टर्स किया हुआ, तो उसके अंदर बाइपोलर होता है। अगर आपको लगता है कि मैं अचीवर हूँ, मैंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, मैं कुछ लोगों को भी मैनेज करता हूँ और मेरा मूड भी कभी कभार शिफ्ट होता है, मगर कोई मेरी ज़िंदगी का भट्टा नहीं बैठा हुआ, यानी मेरा मूड कभी कभार शिफ्ट होता है बट ज़िंदगी मेरी अभी ऊपर की तरफ ही जा रही है, ज़िंदगी का भट्टा नहीं बैठा हुआ, तो बाइपोलर ऑर्डर है। और अब आपने अपने आप को डिसऑर्डर होने से बचाना है, और डिसऑर्डर होने से बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर में ना जाऊँ, ऑर्डर की तो इलामतें हैं, तो आपने नंबर 1 जो काम करना है वो ये करना है कि आपने नींद को कम नहीं होने देना। आपने लाजमी कम से कम 8 घंटे की नींद करनी है, क्योंकि बाइपोलर ऑर्डर तब डिसऑर्डर में जाता है जब नींद कोई पूरी नहीं करता, और जब डिसऑर्डर में जाता है तो फिर ये सारी लामतें एक्सट्रीम में जाके होती है कि वही बंदा जो बहुत वाइज होता है, बड़े अच्छे डिसीजन करता है, लोगों को मैनेज करता है और कामयाबियाँ लूटता है, तो वही बंदा ऐसे बेवकूफ़ाना फैसले करने लग जाता है कि लोग भी कहते हैं यार इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, इसने पहले तो कभी ऐसे नहीं किया, तो लोगों को नहीं पता होता कि क्या हुआ है, असल ये हो गया होता है। तो नींद पूरी करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि वो हर तरह की ड्रग से दूर रहे, हर तरह की ड्रग से, मतलब कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चर्च, सिगरेट, अल्कोहल, जो भी ड्रग के ज़ुमरे में आता है वो उनसे दूर रहे, क्योंकि ये सारी ड्रग्स बाइपोलर ऑर्डर को डिसऑर्डर में शिफ्ट करती हैं, चाहे वो कैफीन ही क्यों ना है, एक्सट्रीम पे होगी सर, चाहे वो कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक ही क्यों ना है, वो
शिफ्ट करती है, बट जब आप ऑर्डर में होते हैं तो आपका दिल करता है अंदर से कि मैं और काम करूं, कॉफ़ी पी लूं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और मैं थोड़ा बूस्ट हो जाऊंगा। बट अगर वो करेंगे तो वो इन लॉन्गर रन आपके ऑर्डर को डिसऑर्डर में बदलने की तरफ लेकर जाएगा। तो आपने चॉकलेट भी, आपने ड्रग्स से बच के रहना है, कोई भी ड्रग नहीं लेनी। तीसरी चीज़ है, आपने वर्जिश बाकायदगी से करनी है, क्योंकि वर्जिश जो है वो हमारे ब्रेन को नॉर्मल रखने, उसको हेल्दी रखने, उसको फिट रखने, उसके केमिकल्स को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। जो लोग भी बाकायदगी से 30 से 45 मिनट 5 डेज अ वीक वर्जिश करते रहते हैं वो मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। चाहे वो जो भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो घर में बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, चाहे वो जिम जाके एक्सरसाइज हो, मगर 30 से 45 मिनट एक बैलेंस में रहकर। और कोई भी काम जो करना है उसको एक हद में रहकर करना है, हद से बाहर नहीं जाना। क्योंकि जिन लोगों के अंदर भी बाइपोलर होता है तो दिल उनका करता है कि मैं सारी हदें तोड़ दूं, चाहे वो इबादतों की हो, चाहे वो कामकाज की हो, चाहे वो वर्जिश की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो डाइटिंग की हो। उनका दिल करता है कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं। डाइटिंग पे आएंगे तो मैं डाइटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दूं, वर्जिश पे आएंगे तो मैं वर्जिश के रिकॉर्ड तोड़ दूं, काम करने पे आएंगे तो उनका दिल करता है कि मैं सुबह दोपहर शाम काम ही करता रहूं, मैं सोऊं भी ना, बस काम करूं। और वो इस चक्कर में अपनी नींद कम करके 2-4 घंटे करके कहते हैं देखो मैं नींद वाला वक्त भी बचा के काम कर रहा हूँ, आप ये करते थे। सो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को तवाज़न में करें, बैलेंस में करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ काम ही करी जाएं या सिर्फ पढ़े ही जाएं। वो एक वक्त काम का रखें, एक वक्त इबादत का भी रखें, एक वक्त आराम का भी रखें, एक वक्त वर्जिश का भी रखें, एक वक्त फैमिली का भी रखें। यानी सब चीज़ों को लेकर चलें, किसी एक चीज़ के पीछे ना पड़े। ये बाइपोलर उनको अंदर से मजबूर कर रहा होता है कि किसी भी एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ, मगर उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं बाइपोलर हूँ मगर मैं डिसऑर्डर में नहीं हूँ, तो फिर आपको ये कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है कि आप ये इकदाम करें। मगर अगर आपको लगता है कि माजी में या मौजूदा हाल में मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर में है, या माजी में मैंने कुछ ऐसे फेस किए हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत डिसफंक्शनल हो गई थी, तो फिर आपको ट्रीटमेंट में आने की ज़रूरत है। सर माजी में तो मैंने कम किया था, फिर तो लोग मुझे पत्थर मारने वाले हो गए थे। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ मेडिसिन हैं, कुछ केमिकल का यूज़ है जो कि आपके मूड को फिर स्टेबलाइज करता है। उसमें मूड स्टेबलाइजर्स भी होती है, उसमें लिथियम सॉल्ट भी होता है, उसमें दीगर और मेडिसिन भी होती हैं जो कि मूड को बैलेंस करने के लिए। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं जो ये काम करने में हेल्प आउट करती हैं। तो एक काम है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है तो फिर आपको एंटीसाइकोटिक भी होती है। बाज़ दफ़ा हमारे मरीज़ कह देते हैं कि सर मैं कौन सा कोई ज़हनी मरीज़ हूँ, आप मुझे ये दवाइयाँ आप 6 महीने हो गए दे रहे हैं। हमने उसका डायग्नोसिस किया होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, हम इस वजह से दे रहे होते हैं। मुझे याद है कुछ मरीज़ आके एंटी सीजर भी दी जाती है। कुछ मरीज़ आके कहते हैं कि मैंने जाके पढ़ा है ये तो मिर्गी के दौरे वाले मरीज़ को दी जाती है, आप मुझे ये दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? तो वो बाइपोलर में देनी पड़ती है क्योंकि वो जो एंटी सीजर होती हैं वो मूड स्टेबलाइज़र भी होती हैं, तो उनके मूड को स्टेबल रखने के लिए दी गई होती है। क्योंकि माजी में डायग्नोसिस हुआ होता है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स का स्टार्ट लिया और ड्रग को तो अब मैनेज कर लिया, बाइपोलर उनके साथ चल रहा है, तो फिर उनको ये मेडिसिन खाना पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी नहीं खाना पड़ेगी मगर लंबे अरसे तक खाना पड़ेगी ताकि वो मैनेज रहे। एंटीसाइकोटिक देना पड़ती है और मरीज़ कहता है मैं कौन सा कोई पागल हूँ जो मुझे ये दवाई दी जाती है, बाइपोलर में देना पड़ती है। वो पागल नहीं है, मगर बाइपोलर में मरीज़ का एक केमिकल है डोपामिन, वो हाई हो जाता है। जब वो मैनिक फेज में जाता है तो डोपामिन हाई हो जाता है, तो डोपामिन को नीचे करने के लिए एंटीसाइकोटिक दी जाती है जो डोपामिन ब्लॉकर होती हैं। तो एक काम क्या है, मेडिसिन का है कि अगर डिसऑर्डर है तो फिर मेडिसिन देना पड़ेगी। चाहे माजी में डिसऑर्डर में गए थे, अब मैनेज हैं, या आप डिसऑर्डर में हैं, मेडिकेशनल हेल्प लेना पड़ेगी। दूसरा काम है सीबीटी का।
कि थेरेपी होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, उस मरीज़ को ये एजुकेट किया जाएगा कि ये जो इस बीमारी के अंदर आते हुए आपको कुछ सोचें आती हैं तो ये बेसिकली बीमारी की सोचें होती हैं, ना कि आपकी सोचें होती हैं। और जब आप इन बीमारी की सोचों के अंडर इन्फ्लुएंस फैसले करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बीमार और तबाह हो जाती है। तो उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी सोचों को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मुझे सोच आ रही है, क्या ये रियलिस्टिक है, रैशनल है या इरेशनल है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और अपनी उन सोचों को डिफ्यूज़ कर सके जो कि इरेशनल होती है, और उन सोचों को आगे बढ़ा सके जो रैशनल होती है। तो जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर उनको वो जो ऑर्डर वाले लोगों को काम करने की ज़रूरत होती है, उन कामों के साथ साथ मेडिसिन और साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग में भी आना होता है। जब वो मेडिसिन लेते हैं, साइकोथेरेपीज़ लेते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, तो फिर उनका डिसऑर्डर रिवर्स होके ऑर्डर में आ जाता है, मगर अगेन वो ऑर्डर रहता है। फिर उन्हें ताहयात वो सारी पाबंदियाँ, वो सारी एहतियातें करना पड़ती है जो किसी भी ऑर्डर के बंदे के लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि उसे वो करना होती हैं। जब कोई शख्स बाइपोलर डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ जाता है तो फिर वो कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर सकता है। सर जैसे कोई शख्स ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है तो वो रिकॉर्ड कायम करता है तबाही और बर्बादी के, और वो बहुत बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, रिलेशनशिप करप्ट हो जाता है, और हर तरह से यानी वो करप्ट हो जाता है। मगर अगर कोई शख्स अपनी बाइपोलर की बीमारी को मैनेज कर लेता है दवाइयों की हेल्प से या थेरेपीज़ की हेल्प से, तो ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने होते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड कामयाबियाँ लूटनी होती है। मगर जब तक ये मैनेज नहीं करते हैं तो इनका बाइपोलर रुकावट बन रहा होता है कामयाबियाँ और रिकॉर्ड तोड़ने में। सर मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा अपनी? नहीं जी, कोई और बताएगा कि आप में से कौन कौन समझता है कि मेरा डिसऑर्डर तो नहीं है, मगर आज की बातचीत के बाद मुझे लगता है कि ऑर्डर तो है। ये मैंने आपको बताया ना, मैंने करना सीखा है इस चीज़ को, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने सीखी है करना, और तभी मैं ऑर्डर में हूँ। और क्योंकि ये सारी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी अलामात पाई जाती हैं, तो मुझे अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं जो मेरी थेरेपी भी करते थे और मुझे मेडिसिन भी देते थे, जो आपने कहा एंटी डिप्रेसेंट्स देते थे और मूड स्टेबलाइजर्स भी देते थे। तो उसकी मदद से और थोड़ा उनकी काउंसलिंग की मदद से उन्होंने मुझे एक मिसाल दी थी जिससे मैं सारी कहानी समझ गई थी मुझे करना क्या है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास 3 बैग्स हैं, उनमें जो है ना आपका एक रिलेशनशिप की आपके पास बर्डन है, एक बर्डन है आपका हेल्थ का, और एक बर्डन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ का। आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आप एक बैग को लेके परेशान हो रहे हैं। अब आपने पहाड़ चढ़ना है, तो अगर आप इन तीनों बैग्स में से कोई भी एक बैग जो है नीचे रख के ऊपर चले जाएंगे, तो आपको ऊपर चढ़ने के बाद इन तीनों बैग्स में हर एक की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, आपने तीनों बैग में से किसी एक को छोड़ के 2 को फोकस नहीं करना, या फिर 2 को छोड़ के किसी एक पे फोकस नहीं करना। आपने ये तीनों साथ में लेके वो पहाड़ी चढ़नी है। तो इस बात से मैं समझ गई कि मुझे हर चीज़ अपने बैलेंस में और लिमिट में लेकर चलनी है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के लिए परेशान हूँ, जॉब के लिए परेशान हूँ तो परेशान हुई जा रही हूँ। अगर रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रहे तो उनमें परेशान हुई जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, हमने तीनों बैग्स को साथ में लेके ऊपर चढ़ना है, और तीनों बैग्स हमारे लिए ज़रूरत है। अगर कोई भी एक मिसिंग हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। सर यहाँ तो हम मैनेज कर लेते हैं अपनी आप मेडिसिन से, जब हम बाहर जाएंगे आउटडोर पे तो वहाँ हम कैसे मैनेज करेंगे? मेडिसिन यानी एक तो हम जब आप बाहर जाते हैं तो हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, फॉलोअप्स काउंसलिंग सेशन रिकमेंड करते हैं, और फिर जो एक स्ट्रक्चर देते हैं कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और वक्त पे खाना है, वक्त पे ऑफिस जाना है, वक्त पे आराम करना है। बेसिकली अगर किसी भी शख्स को लगता है कि उसको बाइपोलर है, ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, तो वो एक काम भी अगर कर ले और उस काम पर पाबंद रहे तो उसको ख़तरा नहीं है, और वो काम है स्केड्यूल, कि वो स्केड्यूल में रहे, वो स्केड्यूल से बाहर ना निकले, डिसिप्लिन में रहे, सोना उठना खाना पीना उसके मूड पर डिपेंड ना करता हो।
कि आज मूड अच्छा है तो थोड़ा ज़्यादा खा लूँ, थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ, आज मूड बुरा है तो ऑफिस भी ना जाऊँ, काम भी ना करूँ, खाऊँ पीऊँ भी ना। वो एक डिसिप्लिन में खाता पीता रहता, ज़िंदगी गुजारता, ज़िंदगी बसर करता रहे, उस डिसिप्लिन से बाहर ना निकले, क्योंकि बाइपोलर शुरू होता है डिसिप्लिन से बाहर निकल के। डिसिप्लिन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाइपोलर शुरू होता है कि आपका दिल करता है अब मैं काम ही करे जाऊँ, फिर दिल करता है नहीं अब मैं आराम ही करे जाऊँ, छुट्टियाँ ही ले लूँ, फिर दिल करता है मैं अब मूवमेंट ही करे जाऊँ, कहीं कहीं चला जाऊँ, फिर दिल करता है मैं कहीं कमरे से भी बाहर ना निकलूँ, कमरा बाउंड हो जाऊँ, एक कमरे में बंद हो जाऊँ। तो ये मूड को आपने आगे नहीं आने देना, आपने जो शेड्यूल डिसिप्लिन बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। और किसी को लगता है कि उनको भी बाइपोलर है? जी जावेद, इन ऑर्डर लगता है सर मुझे। वो अब हुआ है ना, पहले तो नहीं था। मैंने नहीं करता। तो जिस तरह की आप बातें करते थे, बैग उठा के चले जाते थे, फिर आ जाते थे, वो जो इलामतें थी इलाज में आने से पहले, वो तो डिसऑर्डर वाली थी, ज़िंदगी डिसफंक्शनल हो गई थी, ताल्लुकात टूट रहे थे, अम्मा को तलाक दे रहे थे, भाई को तलाक दे रहे थे। सर आपने मुझ पे डायग्नोस किया है इसको? जी बिल्कुल जी। और कोई और किसको लगता है कि उसको भी बाइपोलर है? जी जी सर मुझे लगता है मैं प्रूव लूँ, आप मैं मेडिसिन लेती हूँ और ये सब डिप्रेशन मैनेज नहीं हूँ, तो मैं डिप्रेशन वाले मेरे सारे सिम्टम्स हैं। आपको डिप्रेशन फेज ज़्यादा रहता है और उसमें मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए वह आपने डिसिप्लिन में रहना है, दवाई खानी है और नींद पूरी टाइम पे लाजमी करनी है और वर्जिश करनी है। ये चीज़ें करते रहेंगे तो आप कामयाबियाँ लुटेंगे। आप यानी जितने भी कामयाब तरीन लोग होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, मगर उन्होंने एक डिसिप्लिन में रहकर मैनेज कर रहे होते हैं, और नाकाम तरीन भी होते हैं बाइपोलर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमिटमेंट होती है। किसी एक काम को लेकर भले इंटरेस्ट भी होना, कमिटमेंट नहीं बन पा रहा होता। और इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा पक्का कि बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कर भी सकते हैं, टैलेंट भी है, बस कमिटमेंट नहीं है वो करने की। एकदम से कमिटमेंट शिफ्ट हो जाएगी, करते करते मतलब वो कमिटमेंट है नहीं, फिर दूसरा काम सोचने लगेंगे और उस पर भी कमिटमेंट नहीं होगी। तो ये कमिटमेंट पे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जब से मैंने काम किया है, नहीं अब करना है, खुद को फोर्स करना है कि नहीं करते ही रहना है कैसे भी करके, तो ये थोड़ा मतलब चेंजिंग लाती है। अब वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के बहुत ज़्यादा ख्यालात और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, कभी कुछ ख्यालात, कभी कुछ ख्यालात, कभी कुछ ख्यालात। इन लोगों के बारे में एक फ्रेज़ और भी, ये जो बाइपोलर होते हैं इनके बारे में एक फ्रेज़ ये भी आम होता है, पल में तोला पल में माशा, कि ये बंदा क्या है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ये अच्छा होता है तो इससे अच्छा कोई नहीं, ये बुरा होता है तो इससे बुरा कोई नहीं, ये अच्छा होता है तो ये जो रिश्ते नाते नहीं भी हैं ये उनके साथ भी सखी हो जाता है, और बुरा होता है तो ये माँ बाप को भी नहीं देखता कि ये माँ से बात कर रहा है या बाप से बात कर रहा है, ये माँ बाप को भी किसी खातिर में नहीं लाता। तो ये इस तरह की यानी बिल्कुल ही पराया सा, माँ बाप को भी पराया कर देता है कि जैसे कोई पराए लोग हैं। मैं घर वालों को छोड़ के बैग बाइक पर लेकर घूम रहा था सर 3 रात में। जावेद आप भी तो बैग लेके घूम रहे थे, आप कहाँ घूम रहे थे? ऐसा मस्जिद चलाई गया था सर। आप मस्जिद चले गए जी। और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, या कोई सवाल करना चाहे तो सवाल भी कर सकते हैं, वरना फिर हम एंड करते हैं जी। सर मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि मुझे ये मेरे यहाँ वाला भी जो है ना मामला रहे हैं, और अब जो है ना ये डिप्रेशन मामला भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले अपने मियाँ वाले मामले में बात करना चाहूँगी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जिसे हार नहीं मानी, मैंने हर मुश्किलात का सामना किया। मेरी ज़िंदगी में ये मैं मानती हूँ कि सबके साथ मुश्किलातें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक्स्ट्रा मुश्किलातें होती हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर काम किया, किसी दोस्ती में भी रही हूँ, लोग मुझसे खुश भी होते रहे हैं, लोग मुझसे अपने मामलात भी शेयर करते रहे, लोगों को लगता है कि ये हमारे बात का अच्छे से जवाब देती रही हैं। मैंने कम तालीम होने के बावजूद जो है ना कुछ मेडिकल उसमें भी काम किया, EPI में काम किया, कोविड वैक्सीनेशन में काम किया और पोलियो में काम किया, कम्युनिटी में काम किया, लेडी हेल्पर का काम किया। ज़िंदगी के हर मामले में किसी का खाना बना दिया,
और सिलाई की, कढ़ाई की, अपने मुश्किलात हालातों का सामना करती है। लेकिन अब मैं अपने आप को, अब जो है ना मुश्किलात है अब भी मेरी ज़िंदगी में है, तो अब मैं अपने आप को बहुत जो है ना लो महसूस करती हूँ, अंदर से खामोश महसूस करती हूँ और दिल नहीं चाहता किसी से बात करने के लिए। लोगों से अब ताल्लुकात भी बहुत मेरे कम हो रहे हैं। तो ये मामला है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, कभी कभी मैं अपने बारे में फील करती हूँ कि मैं थक चुकी हूँ। क्या सर ये मैं थक चुकी हूँ या मैं डिप्रेशन में? थकी तो नहीं आप, डिप्रेशन हो सकता है। एक चीज़, जब डिप्रेशन का फेज़ होता है तो इंसान का दिल करता है मैं कुछ भी ना करूं, सबको छोड़ छाड़ के अलग थलग होके बस बैठ जाऊं या पड़ा रहूं। मगर अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट जाना है, क्योंकि साइंस ये है कि जब आपको डिप्रेशन होगा और आप सारी एक्टिविटीज़, सारे कामकाज, सब मिलना जुलना छोड़ के बैठ जाएंगे तो आपको मज़ीद डिप्रेशन होगा। मगर अगर आपको डिप्रेशन होगा और आपका दिल ये कर रहा है कि मैं सब कामकाज, सब रिश्ते नाते, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, और आप उसके मुखालिफ सिमत में जाके और अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के ज़बरदस्ती मिलना मिलाना जारी रखेंगे, कुछ ना कुछ काम जारी रखेंगे, तो ये एक साइंस है कि जब आप मिलना मिलाना जारी रखेंगे, कुछ ना कुछ काम जारी रखेंगे, तो ये आपके मूड को खुद ब खुद बेहतर करेगा और आपको डिप्रेशन से निकाल देगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और पड़े रहेंगे तो फिर आप मज़ीद डिप्रेशन के चुंगल में फंस जाएंगे। सर मैम ने सुबह समझाया था, अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेकर चलोगे तो आप कभी नहीं हल कर सकते, उसको चैलेंज दो, चैलेंज लेकर चलोगे तो हल कर सकोगे। बिल्कुल सर, मैं ऐड करना चाह रही थी जो आपने अभी बताया कि हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो लो फील करते हैं तो वो लो सॉन्ग्स और मतलब सैड सॉन्ग्स की तरफ जाते हैं और वो सॉन्ग सुन के और ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं। हाँ। जबकि इसकी मैनेजमेंट ये होनी चाहिए कि अगर वो लो फील करें तो उन्हें थोड़े एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने चाहिए या ऐसी एंटरटेनमेंट की सोर्स अपनानी चाहिए जो उनके मूड को अपलिफ्ट करे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कर सकते हैं। हाँ, जितने भी लोग ऑफिस से छुट्टियाँ करते हैं और किसी भी वजह से, तो ज़्यादातर के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी करते हैं, ना कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से। फ़िज़िकल प्रॉब्लम में तो ज़्यादातर लोग उसी प्रॉब्लम के साथ ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो जब वो छुट्टी करते हैं तो छुट्टी करने के बाद वो और ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी वजह से उनकी मोटिवेशन नहीं हो रही, उनका आज दिल नहीं कर रहा, उनका उठने को दिल नहीं कर रहा, उनका काम पे जाने को दिल नहीं कर रहा, मगर वो अपने आप को किसी भी तरह से मेंटेन करके और ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो ऑफिस पहुंचने के 2 घंटे बाद उनका मूड क्या होगा? अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको फील होगा कि मैंने कुछ कर लिया है, मैंने कुछ अचीवमेंट किया है। फिर जारी बात है, ऑफिस आने के लिए बंदे को अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना पड़ता है, थोड़ा सेट करना पड़ता है, और वो आता है, फिर वो आके कुछ ना कुछ काम भी करना होता है, तो वो कुछ काम करता है, जो कि इंसान जब कुछ काम करता है तो उसके बाद अच्छा फील करता है, ना कि जब वो वहीं पर पड़ा रहा, कमरे में ही पड़ा रहा, शावर नहीं लिया, कपड़े नहीं चेंज किए, कोई काम भी नहीं किया, तो इस सारी रूटीन के बाद वो क्या फील करेगा? मज़ीद बैड, कि वो और बुरा महसूस करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप डिप्रेशन में जाएं तो दिल ये कहता है कि मैं सबको छोड़ दूँ, किसी से ना मिलूँ, कुछ भी ना करूँ, मगर उस वक़्त करना बहुत फ़र्ज हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस वक़्त आप निकलें, मिलें, कुछ काम करें, क्योंकि ये आपको उस साइकिल से निकाल देगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप साइकिल में फंसे रहेंगे। तो आपके लिए ये है कि आपका अगर आजकल ऐसा मूड है तो आप लाजमी वो जो आपका मिलना मिलाना है, वो जो आपकी कम्युनिटी वर्क है, जो आपका सोशल वर्क है, जो आप अपने लिए कुछ करती हैं, या जो भी आपका एक सर्कल है, उसमें ज़बरदस्ती आप अपने आप को उठा के ले जाएं। ठीक 1 हफ्ते बाद आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, आप इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। मगर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप इसी में डीप डाउन जाते जाएंगी। अभी आप कोई ऐसी स्टेट में नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन लेना पड़े, मगर अगर आप इसमें फंसी रहेंगी और इससे अपने आप को नहीं निकालेंगी तो कुछ अर्से बाद फिर हो सकता है आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े, आपको दवाइयों पे जाना पड़े, आपको इलाज पे जाना पड़े, जिसकी एक कॉस्ट भी होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, एनर्जी कॉस्ट भी होती है, रिलेशनशिप कॉस्ट भी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत अलमिया है कि जब हमारे यहाँ किसी को कैंसर होता है तो सब लोग उसके करीब होते हैं, सब लोग उसकी तरफ हेल्प का हाथ बढ़ाते हैं,
मगर ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ जब कोई ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब नज़र आता है तो पता नहीं क्यों लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं और स्टिग्मा होता है, लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करने शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं ये तो बंदा अब गया काम से, इसको छोड़ दो, पागल हो गया है, और इसके साथ बैठ के हमारा भी मूड खराब हो जाएगा। हाँ, हमारा भी मूड ख़राब हो जाएगा। लोग ये नहीं समझते कि ये जो बंदा अभी जो बातें कर रहा है तो ये बंदा नहीं, इसकी ब्रेन केमिस्ट्री है, या ये जो अभी गुस्सा कर रहा है तो ये भी बंदा नहीं, इसकी ब्रेन केमिस्ट्री है। और जी सर एक बात मुझे ये भी है कि मैं किसी भी मसले में कोई भी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने मसले को अपने सामने रखती हूँ। अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है। मुझे कहते हैं ना, सबसे अच्छा दोस्त आप अपने खुद हो। तो जो सवाल का जवाब आपको किसी और से नहीं मिल रहा होता, वो सबसे बेहतर जवाब आपको अपने आप से भी मिल जाता है। चलिए मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। एक वाक़या मैं पढ़ रहा था एक किताब में जो कि इस सिचुएशन के साथ रिलेट करता है। एक शख्स थे जो कि प्लेन में सफ़र यानी करने के लिए गए। उन्होंने एक दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना था, तो वो जब जाके प्लेन में अपनी सीट पर बैठते हैं तो ठीक 2 मिनट के बाद उनके पास उन्हीं की साथ वाली सीट पे एक और बंदा आता है और बैठ जाता है। और वो जो बंदा आके बैठता है वो चेहरे से नज़र आ रहा था कि बहुत परेशान है। तो वो जो पहले शख्स बैठा होता है वो उसे कहता है कि यार खैरियत है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्यों परेशान हो? तो वो दूसरा शख्स जो बाद में आके बैठता है वो उसे कहता है कि मैं परेशान हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लेटर मिला है, मेरी प्रमोशन हो गई है, तो इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो वो कहता है कि तुम प्रमोशन होने पर परेशान हो, ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि यार पता नहीं मैं ज़िम्मेदारी अदा कर भी नहीं पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं ज़िम्मेदारी अदा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं परेशान हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो जो पहला शख्स होता है उसे कहता है तुम कर लोगे, मुझे कहता है तुम कर लोगे। कहता तुम्हें कैसे पता, मैं तो तुम्हें अभी मिल रहा हूँ, तुम्हें तो मेरे काम का भी नहीं पता, तुम्हें कैसे पता तुम कर लोगे? तो उसे कहता है कि अगर तुम सोचोगे कि तुम कर लोगे तो फिर तुम कर लोगे। और मेरा मशवरा है कि रोज़ाना दिन के आगाज़ में बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़े बनो, बस तुम ये करो। और यही इसी तरह की बातचीत होती रही और उनका सफ़र ख़त्म हो गया। तो जब जहाज़ लैंड करता है और वो बाहर निकलते हैं, डिपार्चर पे आते हैं, तो उस शख्स का मूड 90 डिग्री के शिफ्ट पे था। जिसका मूड बहुत हैरान था, परेशान, जो बहुत परेशान था, उसका मूड बहुत अच्छा था और वो बहुत एनर्जी के साथ अपनी उस जिम्मेदारी को गले लगाने की तरफ बढ़ रहा था कि मैं अपनी ये नई जिम्मेदारी जो मुझे मिली है इसको गले लगाऊंगा। तो इस सारी उसमें जो मैसेज है वो ये है कि अपना दोस्त बने, अपने ऊपर यकीन करें, क्योंकि ऐसा दोस्त या ऐसा मुसाफिर या ऐसा हम सफ़र बहुत कम मिलता है जो आपका दोस्त हो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पुश करे। तो आपकी इस बात पे मैं कह रहा हूँ कि हम सबको अपना दोस्त बनने की ज़रूरत है, कि हम सब अपने दोस्त बने और हम अपने आप को मोटिवेट करें, और हम तो कम से कम अपने ऊपर यकीन करें कि मैं कर लूँगा। क्योंकि जब हम अपने ऊपर यकीन करेंगे कि मैं कर लूँगा तो फिर मैं कर लूँगा। मगर अगर मैं ही अपने ऊपर यकीन नहीं करता कि मैं पता नहीं नशा छोड़ लूँगा कि नहीं छोड़ लूँगा, मैं पता नहीं नशे के बगैर रह भी लूँगा कि नहीं रह लूँगा, या मैं नशा छोड़ूंगा तो पता नहीं कौन सी मेरे ऊपर तूफ़ान और आफत आ जाएगी, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और जितने भी लोग जो करू होते हैं, करू समझते हैं, जो अचीवर्स होते हैं उनको करू भी कहते हैं। जितने भी लोग जो करू होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उनमें और जो नाकाम लोग होते हैं। बस यही फ़र्क होता है कि जो करू होते हैं वो सोचते हैं कि मैं करूँ और मैं कर लूँगा, और जो नाकाम होते हैं वो सोचते हैं मैं नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं कर सकूँगा, और वो नहीं कर सक रहे होते। और वो दिन के आगाज़ में भी यही सोचते हैं मैं नहीं कर सकूँगा, दरमियान में भी यही सोचते हैं मैं नहीं कर सकूँगा, और आखिर में भी यही सोचते हैं मैं नहीं कर सकूँगा, और फिर आखिर में वो नहीं कर सकते। और जो कामयाब होते हैं वो दिन के आगाज़ में बड़ा सोचते हैं और कहते हैं नहीं मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, इस दुनिया में कुछ बेहतरी लाने के लिए भेजा है, और मैं कुछ बेहतरी ला के ही इस दुनिया से जाऊँगा, और वो फिर बेहतरी ला के ही इस दुनिया से जाते हैं। सो अपने दोस्त बने, अपने ऊपर यकीन करें और सोचें मैं कर लूँगा। आप कर लेंगे, लाजमी कर लेंगे आप, क्योंकि करने वाले और ना करने वाले में
मैन्युफैक्चरर हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता। सर वो आप ही ने पढ़ाया था ना कि जो खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर सकता वो कभी किसी के साथ नहीं इंजॉय कर सकता। हाँ, अब बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं जो हैंडीकैप के साथ भी अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, ये वाला हैंडीकैप नहीं होता उन्हें सर वो स्टेफन ओपन, क्योंकि सबसे बड़ा हैंडीकैप ये है। बाकी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, किसी का हाथ नहीं है, टांगे नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, कुछ और नहीं है, और वो इन सब के होने वालों से बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं और वो नाकाम होते हैं, निकम्मे होते हैं, और उनके पास इनमें से कोई एक चीज़ या कुछ सारी भी नहीं होते और वो कुछ कर गुजरते हैं। सर यकीन पे आपने बात की, तो यकीन पे मुझे बड़ा यकीन है। मैं समझती हूँ कि मेहनतें, कोशिशें इंसान को कामयाब नहीं बनाती, कामयाब आपका यकीन आपको बनाता। बिल्कुल। तो मैंने बगैर महारतों के सीखे, बगैर स्किल के सीखे हुए वो काम भी किए जिन पे मैंने कभी भी मेरे सामने आए और मैं मुझमें ये फीलिंग नहीं कि ये मैं नहीं करूँगी। बिल्कुल। सर एक सवाल है मेरा कि जो डिप्रेशन फेज है उसमें भी हाई रिस्क आते हैं या सिर्फ मैनिएक ही आते हैं? उसमें एक ही हाई रिस्क है, सुसाइड। उसमें एक ही हाई रिस्क है कि आप इतने डीप डाउन चले जाते हैं, आप कहते हैं अब मेरा इस दुनिया में होने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर है मैं मर जाऊँ। सुसाइड के अलावा सर और एक्सट्रीम थॉट्स नहीं आते जो रिस्की होते हैं? नहीं, वो नहीं आते। वो हाँ, इस सोच से आ सकते हैं कि मैं नशा करके अपने आप को मार लूँ, मैं गाड़ी हिट करके मार लूँ, मैं गाड़ी के नीचे आके मार लूँ, वो सुसाइड से रिलेटेड हो सकते हैं। मगर मैनिया में जो आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि मैं मार लूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं 10वें फ्लोर से जंप लगा के भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जितने मर्जी नशे करूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जितनी मर्जी तेज़ गाड़ी चलाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक टायर पे गाड़ी चलाऊँ मैं चला लूँगा, गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गाड़ी को हवा में उड़ाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी सोच ये होती है। कब्रिस्तान से नशा लेने जाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा। किससे नशा लेने जाऊँ? कब्रिस्तान में नशा बिकता था ना। कब्रिस्तान में भी नशा बिकता है सर, वहाँ भी लोगों ने ठेले लगाया, मुझे कुछ नहीं होगा। आप पुलिस वाले हैं, आपको पता होगा। पुलिस वालों को पता होता है। जी।